दोस्तों, स्वागत है आप सबका सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। तो देखो, बात करने वाले हैं आज हम डीएफसीसी आईएल के बारे में। जैसे आप सभी ने देखा होगा, इसका फुल नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं कि फॉर्म में थोड़ा गलती मत करिएगा, क्या चीज़ें होनी चाहिए, कैसे क्या चीज़ें प्रोसीजर है, और सारी बातें कर लेता हूँ। CBT 1 के बारे में, CBT 2 के बारे में एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, क्योंकि आपको पता है इस बार थोड़ा एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि क्या, सारी बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो हमारे साथ हाँ आपके साथ शेयर करते हैं। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो बात करने वाले डीएफसीसी एल के बारे में। तो यहाँ पे इसका जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरीके से आपको मैं सारी बातें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो इसका फ्रंट पेज है, पहला पेज है। तो फर्स्ट पेज है, आपको यहाँ पे जो डेट वगैरह आपको दे रखी है, ये आपको बता रखा है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंटरप्राइजेज है, ठीक है। तो यहाँ पर बात करते हैं जो रिक्वायरमेंट नोटिस है आपको, ये आपको दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट है, उसको पहले ध्यान रख लीजिए कि आपकी जो ओपनिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का, तो वो आपका जो रहने वाला है वो आपका 20 तारीख से, मतलब आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बार लास्ट डेट जो अप्लाई की होगी 19 तारीख को होगी, 19 जून को होगी। और जो करेक्शन हो जाता है, मतलब जो आपका कोई फॉर्म में कोई एरर आ गया, आपको करेक्शन करना है, तो उसके लिए जो विंडो ओपन होगी वो 26 जून को ओपन होगी और 30 जून तक रहेगी। तो जिन लोगों का करेक्शन हो जाता है, ध्यान रखना, करेक्शन हो सकता है पर आपका करेक्शन कब होगा, 26 जून को होगा, ठीक है। इसकी आपको कोई दिक्कत नहीं वाली बात है। तो जैसे आपको पता है इस बार CBT 1 CBT 2 दो स्टेज में आपका एग्जाम होगा। तो पहला स्टेज में यहाँ पे जो आपको दे रखा है, फर्स्ट स्टेज आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपको अगस्त 2023 मतलब अगस्त 2023 में देखने को मिलेगा। और सेकंड स्टेज आपका जो होगा CBT वो आपका दिसंबर 2023 में होगा। और जिन भी वैकेंसी पर, जिस भी पोस्ट पर अगर आपका CBAT एग्ज़ाम होगा, जो टेंटेटिव शेड्यूल होगा, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, उनके लिए मार्च 2024 में एग्ज़ाम रहने वाला है, ये CBAT के लिए। बाकी जिन पोस्ट पे केवल आपका CBT 1 CBT 2 है, वो अगस्त दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो किस तरीके से आपको करना है। सबसे पहली बात, यहाँ पे जो बातें लिखी उसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ है कि फॉर्म भरने से पहले आप पहले पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़ लें, ठीक है। नोट में ये आपको लिखा रखा है कि आपने पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ लीजिए कि कहाँ पे आपका जो आपने जो भी उसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह दे रखी है, आप उसके लिए एलिजिबल हो या नहीं हो, ठीक है। और फॉर्म तभी आपका पूरा तरीके से सबमिट माना जाएगा जब आपने पेमेंट भी कर दिया होगा, तभी आपको ये पूरी तरीके से सबमिट माना जाएगा, अदरवाइज आपका सबमिट नहीं माना जाएगा, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखना। तो आगे बढ़ते हैं। पहले पेज पे इतनी बातें लिखी हैं, जो इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बताया रखा है और यहाँ पे नोट दे रखा है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे उसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्या रहने वाली है उसको देख लेते हैं। सबसे पहली बात देख लेते हैं कितनी भाई पोस्ट है। तो हम लोग यहाँ पे देखें एग्जीक्यूटिव सिविल का। तो एग्जीक्यूटिव सिविल में टोटल जो पोस्ट है आपकी, टोटल वैकेंसी 50 है। और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि UR की 24 है, SC की 5 है, ST की 3 है, OBC नॉन क्रिमिनल की 13 ही पोस्ट है, EWS की आपकी 5 है। टोटल आपकी कितनी 50 पोस्ट रहने वाली है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में, तो यहाँ पे रखा है 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आबलिक सिविल इंजीनियरिंग ट्रांसपोर्टेशन, या सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, या सिविल इंजीनियरिंग पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। तो अगर आप 3 साल का डिप्लोमा कर रखे हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहते हैं। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, इलेक्ट्रिकल का भी यहाँ पे पोस्ट है, और भी डिपार्टमेंट है जो नॉन टेक पोस्ट के लिए भी है, तो वो भी अपना अलग देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, आप पूरा नोटिफिकेशन देख करके देख लीजिएगा कि आपकी किस क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप किस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल है। बाकी यहाँ पर जो बातें बताने वाला हूँ मैं, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की बातें बताने वाला हूँ। तो सिविल और इलेक्ट्रिकल ये वैकेंसी आपकी रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे दे रखी हैं वो यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आपको दे रखा है कि द एप्लीकेशन शुड पोसेस द इसेंशियल क्वालिफिकेशन। मतलब जो पहली बातें होती हैं, जो बहुत से लोग पूछते हैं भाई अपेयरिंग वाले क्या भर सकते नहीं भर सकते हैं, तो इसमें कह रखा है कि अगर आप अपेयरिंग में हैं या ऐसे कैंडिडेट हैं जो अपने फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, तो आपका फाइनल जो रिजल्ट होगा या फाइनल जो आपकी मार्कशीट होगी जो आपकी होगा, वो आपको 19 जून मतलब जो इसकी लास्ट डेट होगी, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के पहले आपकी आ जानी चाहिए, अदरवाइज आप इसके एलिजिबल नहीं होगे। मतलब आप अपेयरिंग में हैं या आप फाइनल रिजल्ट के वेट में हैं, तो आपका रिजल्ट जो है 19 जून से पहले ही आपका आ जाना चाहिए। उसके पहले अगर बाद में आता है तो आप एलिजिबल नहीं होगे। ये बातें इसमें पहले नंबर 1 में ले रखी है। दूसरी बात क्या रखा है, एलिजिबल कैंडिडेट जो भी होगा वो अपने डिप्लोमा को कंप्लीट कर रखा हो या आपके डिग्री कोर्स को कंप्लीट कर रखा हो, ठीक है। लेटरल एंट्री वाले भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बहुत से लोग लेटरल एंट्री से आते हैं तो वो भी लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये BE और BTech के लिए दे रखा है, इसको हमसे नहीं मतलब है, इससे हमको नहीं मतलब है। ग्रेजुएशन के बारे में दे रखा है। यहाँ पर फिर दे रखा है इंजीनियरिंग डिग्री कैन बी
आपकी जो इंजीनियरिंग डिग्री होगी वो बीई, बीटेक और बीएससी इंजीनियरिंग 4 ईयर्स की जो आपकी होती है वो आपकी होनी चाहिए। कैंडिडेट यहाँ पे इनरोल इन कोर्स आपको दे रखा है, तो इसमें सभी लोग आते हैं, ऐसी कोई बात वाली बात नहीं है, ये भी आपका हो जाएगा। फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे कुछ बातें लिखी है, फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा इज प्रिस्क्राइब एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट विद हायर क्वालिफिकेशन इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग विद मिनिमम 60% मार्क आल्सो भी एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब जो भी एग्जीक्यूटिव डिप्लोमा जहाँ पे एसेंशियल है वहाँ पे जो डिग्री वाले भरेंगे उनके भी जो मार्क होने चाहिए मिनिमम 60% मार्क होने चाहिए, आपके एलिजिबल तभी आप होंगे। ठीक है, ये बातें यहाँ पे दे रखी हैं, तो इतनी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो अपेयरिंग वाले होते हैं वो फॉर्म को भर सकते हैं नहीं भर सकते हैं, तो उनके लिए बता देता हूँ जो अपेयरिंग वाले भाई साहब हैं वो भर सकते हैं कब, जब आपका लास्ट डेट आपका फाइनल सबमिट होने के उसके पहले ही आपका आपका जो है फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आप भर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आप फॉर्म नहीं भर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अगली जो बातें हैं यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पे जो है आपकी जो है बात करते हैं यहाँ पे आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस वाले पेज पे आपके लिए कुछ भी ऐसी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी नॉर्मल बातें हैं जो आप इसको फुलफ़िल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। जो एज लिमिट है यहाँ पे, एज लिमिट की जो आपकी दे रखी है आपको एक साथ, ठीक है, अगस्त मतलब जो आपका जुलाई अगस्त में, हाँ एक साथ जुलाई में आपको जो है कंप्लीट होगी। ये आपकी जो है मतलब कि एक जुलाई से के रिस्पेक्ट में आपकी होगी। तो एक्जीक्यूटिव अगर आप एज लिमिट है 18 से 30 साल, जूनियर एक्जीक्यूटिव के लिए 18 से 30 साल, दोनों के लिए एज लिमिट 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एज का रिलैक्सेशन दे रखा है कि अगर आप SC/ST से 5 साल का, OBC नॉन 3 साल का 3 ईयर्स का, और बाकी ये सब एज का क्राइटेरिया है। तो जो भी लोग इसको अगर अपना देख सकते हैं वो लोग अपना फॉर्म को भर सकते हैं। और बाकी जो आप लोग जब फॉर्म भरोगे तो आपकी जो DOB होगी, डेट ऑफ बर्थ आपकी पड़ेगी, वो आपकी हाई स्कूल स्टैंडर्ड बेस पे पड़ेगी, ना कि इंटर वाले पे। मैट्रिक जो आपकी मैट्रिकुलेशन वाली होती है, जो हाई स्कूल की मार्कशीट होती है, उस पर जो आपकी DOB होगी उसी बेस पे आपकी ये DOB का फॉर्म भरा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन के बारे में है, और SC/ST जो कास्ट जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप कैंडिडेट है उनके बारे में यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं कि जो भी आपका जैसे कि आपका जो सैम्पल डॉक्यूमेंट होता है वो आपको यहाँ पे दे रखा है कि चाहे OBC के आप हों या EWS से हों, तो ये दिक्कत होती है बाद में, EWS वाले हों या फिर OBC नॉन क्रीमिलियर वाले हों, तो इनके 1 साल का ओल्ड नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो बात साफ साफ लिख रखा है, तो इसको आप पढ़ भी लीजिएगा, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे दे रखा है कि क्लियर तरीके से कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए जब भी आपका। तो जिनके पास अभी नया नहीं है तो लोग अप्लाई कर सकते हैं, अपना बनवा सकते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नॉट ओल्डर देन 1 ईयर, मतलब कि जो भी वो होगा OBC NCL सर्टिफिकेट शैल नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर टू गेट द बेनिफिट ऑफ OBCL NCL रिजर्वेशन। मतलब अगर आप OBC कैटेगरी को भरते हैं, अगर आप उसका रिजर्वेशन चाहते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट होगा 1 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। ऐसे ही आपका EWS के लिए भी है। अगर आप इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं तो उसके लिए भी आपको 1 साल के अंदर का होना चाहिए, ओल्डर देन 1 ईयर। ठीक है, तो अगर आप जिनके पास बहुत पुराना है वो अपना नया अप्लाई कर दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में फिर दिक्कत ना हो उनको। ठीक है, ये बात को ध्यान रखना। ये उसका क्राइटेरिया दे रखा है, जो आपके EWS में आते हैं वो क्राइटेरिया आपको दे रखा है कौन कौन आता है। बाकी जिनके पास नहीं है वो अपना अप्लाई करके नया बनवा लेते हैं। ये बात हो गया आपका सर्टिफिकेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सी बातें यहाँ पे की है। यहाँ पे एक्स सर्विसमैन हम लोग है ही नहीं भाई, तो उसके लिए रिजर्वेशन दे रखा है। और PWD कैंडिडेट के लिए बातें यहाँ दे रखी हैं, उसको भी नहीं मतलब है हमसे। फिर आगे बढ़ते हैं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, तो ये भी सारी बातें यहाँ पे दे रखी हैं, ये भी इस पे से कुछ नहीं मतलब है हमको। अब आते हैं कि आपका ये NOC वगैरह से हमसे नहीं मतलब है। ठीक है, यहाँ पे सब उसके बाद क्या, पर्क अलाउंस, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, ये सारी बातें रखी हैं। पर कितना अलाउंस मिलेगा, प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में, कैरियर कोरेस्पॉन्डिंग के बारे में क्या है। जैसे कि यहाँ पे पोस्टिंग वगैरह है ना कि आपको ऑल इंडिया में कहीं भी आपको पोस्टिंग मिल सकती है, जहाँ पे DFCCL की यूनिट वगैरह होगी, इसके बारे में दे रखा है। फिर यहाँ पर आपको ये बातें दे रखी है कि सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर वेरियस पोस्ट के लिए आपका कैसा होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर जूनियर एक्जीक्यूटिव सिविल का पद है उसमें केवल आपका CBT 1 होगा, CBT 2 होगा, यहाँ पे CBAT नहीं होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। 4 चीज़ें आपकी होने वाली हैं। बाकी ऐसे ही आपका एक्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए बाकी कुछ और से डिपार्टमेंट हैं जहाँ पर आपका जब एग्ज़ाम होगा तो बिजनेस और डेवलपमेंट वाले में सॉरी, तो वहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट भी देखने को मिलेगा। बाकी सारे में अभी ये टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, बाकी DB होगा और नॉर्मली मेडिकल टेस्ट होगा, CBT 1 CBT 2 दोनों सब एग्जाम में होगा। तो ये बातें होगी CBT एग्ज़ाम के बारे में लेकर के। ठीक है,
सर्विस बॉन्ड वगैरह पड़ेगा, पर जब आपका ज्वाइनिंग होगी तब उसके समय आपकी बातें होगी। अब बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कैसा आपका एग्जाम होगा। तो एग्जाम के बारे में बात करते हैं। डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड है। CBT 1 आपका जो होगा वो CBT 1 फर्स्ट स्टेज होगा, CBT 2 सेकंड स्टेज में आपका होगा। निगेटिव मार्किंग कितनी होगी, 1/4 की होगी, 1/4 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। और CBT 1 जो होगा आपको वो स्क्रीनिंग तरीके से होगा। यहाँ पे जो स्कोर आपका नॉर्मलाइज स्कोर जो बनेगा CBT 1 का, वो आपको डिपेंड करेगा कि कितने लोग को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है सेकंड स्टेज में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी शॉर्ट लिस्ट फॉर नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस विल बी एज पर डिटेल गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2, ठीक है। कितने लोग बुलाए जाएंगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है कि सेकंड स्टेज में जो बुलाए जाएंगे, सेकंड स्टेज में जो लोग चुने जाएंगे वो 20 टाइम्स कम्युनिटी वाइज जो वैकेंसी है उसका 20 गुना लिया जाएगा CBT 2 के लिए, ठीक है। अगर जो CBAT में जाएगा उसमें 8 टाइम्स लिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल फॉर्मेशन में जब आपका होगा तो वहाँ पे इक्वल नंबर 1:1 में जितनी पोस्ट होगी उतनी को ही फाइनल सिलेक्शन के नाम इसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, CBT 1 में जमकर मेहनत करनी है ताकि आपके नंबर इतने अच्छे आ जाएँ कि आप CBT 2 में प्रवेश कर जाएँ। अदरवाइज आपके नंबर अगर कम होंगे तो आप लोग CBT 2 में नहीं जा पाओगे। CBT 2 में अगर चले गए तो समझ लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच गए, क्योंकि CBT 2 में 20 टाइम्स होगा तो वो दावेदारी आप बन जाएगा, बहुत कम लोग वहाँ पे होंगे, क्योंकि जैसे RRB JEE CBT 1 होता है, CBT 2 होता है। अब यहाँ पे समझते हैं कि कैसे प्रोसीजर होगा एग्ज़ाम का। जो CBT 1 होगा उसके अंदर कहा गया है कि आपका 90 मिनट में आपको लगभग 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। 90 मिनट में आपको जो है 100 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन आपको मतलब 1.5 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने हो, जिसमें से आपका मैथमेटिक्स में 30 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन, जनरल साइंस का 15 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस का 30 क्वेश्चन और नॉलेज अबाउट रेलवे और DFCCL का 10 क्वेश्चन। तो लगभग आपको ये 100 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे जो CBT 1 के बेस पे होंगे, ठीक है। CBT 1 में आपको कम से कम इतना नंबर तो आपको लाना ही होगा। अब आप समझ सकते हैं खुद कितना नंबर लेकर आएँ ताकि आप CBT 2 में क्वालिफाई कर जाएं, ठीक है, क्योंकि 20 गुना लिया जाएगा वहाँ बच्चों को। सेकंड स्टेज आपका जो होगा उसमें आपको सेकंड स्टेज में क्या होगा, 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और आपको यहाँ पे 120 मिनट का क्वेश्चन हो, 120 मिनट का ही पूरा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। 120 मिनट क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन, 120 मिनट आपका टाइम रहेगा, मतलब 2 घंटे में 120 क्वेश्चन आपको करने होंगे सेकंड स्टेज के लिए। और सेकंड स्टेज के बाद CBAT जिसमें होना होगा उसमें CBAT होगा, बाकी आपको पता ही है, ठीक है। और सेकंड स्टेज के लिए आपको अलग से फॉर्म नहीं भरना होगा। यहाँ पे लिख रहा है सेकंड स्टेज के लिए आपको एडमिट कार्ड दोबारा इशू हो जाएगा, जैसे SSC JEE में होता है वैसे आपको करना होगा, ठीक है। बाकी बातें आगे करते हैं। आगे यहाँ पे देखा क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको दे रखा है, तो भाई देखो क्वालिफाइंग मार्क्स ये दे रखा है इतना, तो पर इतना हमेशा डिपेंड नहीं करता, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी उतनी ही होती है, लेकिन नंबर ऑफ जो भरने वाले फॉर्म होते हैं वो ज़्यादा पड़ जाता है, इस वजह से ये वेरी कर जाता है। इस पर मत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नॉर्मलाइज मार्क आपका होगा, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे लागू होगा, वो आपको डिपेंड करेगा CBT हेल्ड जो आपका 1 शिफ्ट में हुआ, सेम पोस्ट विल बी फॉलोड जिस भी अलग होगा उस पर आपका नॉर्मलाइज इसको डिपेंड करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन मैनुअल पोर्टल आपको 100 रुपये लगेगा। अगर कोई ऑब्जेक्शन करना होगा, एक ऑब्जेक्शन का 100 रुपये लगेगा यहाँ पे, ठीक है। आगे बात करते हैं आगे क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपको रखा है डिटेल ऑफ CBT हम लोगों का होगा नहीं। इंस्ट्रक्शन फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हम बाद में बात कर लेंगे, पर यही कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी थी, ठीक है, जो कि आपको जाननी थी। बाकी पूरा तो मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में पूरा दे रखा था, आपको अभी इसको हमको आवश्यकता भी नहीं है तो पूरा पढ़ने की, ठीक है। और यहाँ पे फीस के बारे में बात करते हैं। जो एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी होगी वो एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी जो रहने वाली है वो आपकी जो फीस रहेगी 1000 रुपये, चाहे आप OBC हो, चाहे UR हो, चाहे आप EWS हो, 1000 रुपये आपका फॉर्म पड़ेगा। और बात करते हैं यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन सिटी की, तो जो आपका CBT 1 एग्ज़ाम होगा वो आपका इलाहाबाद, अजमेर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, दिल्ली, धनबाद, गुवाहाटी, हैदराबाद, इन सारे सिटीज़ में होगा। पर जो सेकंड स्टेज आपका CBT होगा उसके अंदर आपका केवल 3 शहर हैं, जिसमें अगर बात करें दिल्ली NCR, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में होगा। अगर बात करें CBAT तो जिनका CBAT होगा उसमें केवल दिल्ली और NCR में केवल होगा CBAT होगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हो गई और आगे बात करते हैं। तो आगे आपका जो है मॉडिफिकेशन एप्लीकेशन जो आपका होगा 100 रुपये लगेगा मॉडिफाई में, ठीक है। आफ्टर फाइनल सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इन केस द कैंडिडेट विश टू मेक माइनर चेंज टू करेक्ट inadvertent error in the application, the correction of data other than the post applied for post code, email ID and mobile number can be done only once by paying the modification fee 100 non-refundable. In addition, application charge will be also be बोन बाय द कैंडिडेट, मतलब आपको 100 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा अगर आपको कुछ मॉडिफाई करना है तब। तो इस बात को ध्यान रखना करेक्शन करने के लिए। और जो करेक्शन विंडो होगी वो 26 जून को ओपन होगी और 30 जून तक रहने वाली है। ये हो गया। फिर आगे बात करते हैं। फिर आगे आपका रहने वाला यहाँ पे फाइनल सबमिशन कर देना है आपको, DP के समय देखा जाएगा फिर आगे आपको क्या क्या होता है, ठीक है। आपका ईमेल आईडी पर्सनल होना चाहिए, जो कि कभी आप बंद ना करें उस ईमेल आईडी को। एक मोबाइल नंबर आपका पर्सनल होना चाहिए, ठीक है। CBT एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे दे रखा है।
और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन के बारे में कुछ दे रखा है, ये भी आपको मतलब नहीं है। और ठीक है, और फ़ोटो वगैरह के बारे में यहाँ पे कुछ अभी हमने यहाँ पे नोटिस कुछ देखा नहीं, देख लेते हैं पूरे पेज में। तो फ़ोटो वगैरह के बारे में यहाँ पे कुछ ऐसा दे नहीं रखा। तो जब आप फॉर्म फिलअप करने जाओगे, स्टार्ट करोगे जब फॉर्म फिलअप करना, तो वहाँ पे जैसे ही आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करोगे, जो इसका पॉपअप विंडो होगा वो जैसे ही खुल के आएगा, तो वहाँ पे उसको ध्यान से पढ़ लेना, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। इंस्ट्रक्शन के समय वहाँ पे लिखा रहता है फ़ोटो ऐसी होनी चाहिए, सिग्नेचर ऐसा होना चाहिए, तो उसको ध्यान से एक बार जरूर देख लेना। उसके बाद अपने फॉर्म को आगे फॉरवर्ड करना, फॉर्म में आगे फिलअप करना। तो ये कुछ जानकारी थी, इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, और ये आपका नोटिफिकेशन आपके पास था, पर आप लोग नोटिफिकेशन के उन पहलुओं तक नहीं जा पाते हो जहाँ तक आपको जाना चाहिए। तो मुझसे जो हो सका मैंने बता दिया। अगर आपको फिर से एक बार अपना रूबरू होना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके इस नोटिफिकेशन को या सरकारी चैनल पर नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके एक बार पुनः पढ़ सकते हो, आपके हिसाब से जो आपको आवश्यकता हो। बाकी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने आपको बता दिया, क्या चीज़ें इसमें रहने वाली है, क्या प्रोसेस होगा, कुल कितने पद हैं, कितने आपको लास्ट डेट भरने की है, CBT कब होगा, CBT कैसे होगा। अब हम बात करेंगे इसकी तैयारी कैसे करनी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें हम लोग बात करेंगे किस तरीके से इसकी एग्ज़ाम की तैयारी की जाए। और जो लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं उनके भी साथ हम लोग आपको बात कराएंगे कि किस तरीके से उन्होंने DFCCIL में जो नेक्स्ट एग्ज़ाम हुआ था। देखो भाई, तो जब उस समय जो प्रीवियस एग्ज़ाम हुआ था उसमें तो आपको पता है CBT 1 ही एक ही बार हुआ था। तो अब आपको CBT 1 CBT 2 तो दोनों देना है, तो इसको अपने हिसाब से लेकर चलना होगा। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम को क्रैक किया जाए, जिसमें CBT 1 CBT 2 हमारा दोनों हो जाए। तो मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो नेक्स्ट वीडियो के लिए देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जल्दी ही हमारी वीडियो आएगी जिसमें हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से DFCCIL को तैयार किया जाए। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।